हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति अमेजिंग गर्ल। सो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th के आपको सबको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। सो फर्स्ट पेज पे हमारे साथ कुछ फॉर्मूलेज हैं और उनके जो कॉमन नेम है और केमिकल भी नेम है। वैसे फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। आई होप आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं नेक्स्ट पेज पर चलती हूँ। नेक्स्ट पेज पे हमारे सामने और कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनके कॉमन नेम हैं और एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड, कुछ कंपाउंड की वैलेंसी और एलिमेंट्स की वैलेंसी। अगर आपको इस पेज का भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसके अंदर हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता है और वो रिन्यूएबल हो, जिसको हम दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ को हम पिघला भी सकते हैं, उसको दोबारा जमा भी सकते हैं। नेक्स्ट चेंज आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होते हैं जिसके अंदर हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है और वो परमानेंट रहता है, उसको हम दोबारा नहीं बना सकते। लाइक बर्निंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और जर्मिनेशन ऑफ सीड हो गया, कुकिंग और रैपनिंग मतलब होता है सड़ना। और यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है, वो है केमिकल चेंज आर मेनली इरिवर्सिबल। मतलब जो केमिकल चेंज होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ एक एक्टिविटी है, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। एनसीईआरटी में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर वाइट होता है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन दी गई है। इनका प्रोडक्ट फॉर्म होता है लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। जो लेड आयोडाइड होता है उसके येलो पीपीटी फॉर्म होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, येलो पीपीटी। चलिए अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पे। एक्टिविटी नंबर 3 में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन दी गई है, जिसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है ZnSO4 + H2। अगर आप मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। अगर आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। चलो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट है चेंज इन फिजिकल स्टेट। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, लेकिन जब जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड वो सॉलिड था। सेकंड है चेंज ऑफ कलर। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ NO2 गैस जो ब्राउन कलर की होती है। इसका क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि NO2 गैस का कलर कैसा होता है। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी की फॉर्मेशन बिल्कुल हमने एक्टिविटी 2 की थी। यहाँ पे हमने देखा था कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं, वैसे ही उसी एग्जांपल को हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं। येलो पीपीटी फॉर्म हुए हैं। उसके बाद है Na2 + SO4 + BaCl2। यहाँ पे Na बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे NaCl बन जाएगा और यहाँ पे BaSO4 जिसके वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि प्रेसिपिटेट कौन से कलर के फॉर्म होते हैं, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पे भी हुई थी एक्टिविटी नंबर 3 पे, जहाँ पे हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है। तो एवोल्यूशन गैस के एग्जाम्पल में हम इसको भी डाल सकते हैं। H2SO4 की जगह में HCl भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होगी। Na + H2SO4, Zn मेटल की जगह हम Na को भी ले सकते हैं। हम किसी भी मेटल को ले सकते हैं और उसको किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। जैसे हमने क्विक लाइम लिया, उसके अंदर पानी डाला तो हम देखते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और स्लेट लाइम बन जाता है। तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो गाइस नीचे यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ
इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक्टिविटी दी गई हैं। अगर इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नोट्स। केमिकल रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में कर ही ली थी। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर देयर आर टू टाइप ऑफ चेंज। टेम्परेचर के टाइप दो होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का अभी हमने एग्जांपल लिया था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। जैसे हमने देखा था क्विक लाइम और पानी को ऐड करते ही स्लेक लाइम बन जाता है और उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें नोट डाल लीजिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज़ नेगेटिव, हीट नेगेटिव होती है। रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बायो के पॉइंट से भी इसका क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में भी इसका क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, जैसे CO2 प्लस H2, उसके अंदर हमें क्लोरोफिल भी चाहिए होती है, सनलाइट यानी हीट भी चाहिए होती है, तो हमने इसमें हीट को इन्वॉल्व किया, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज़ पॉजिटिव, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज़ नेगेटिव एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज़ पॉजिटिव। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दी गई है, इट इज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction with the help of symbol of element and formula of compound। अब यहाँ पे दिया गया है कि how to write a chemical equation। ये कुछ नहीं बकवास है, सबको पता होता है। reactant must be written on left hand side, जैसे यहाँ पे left hand side, and product must be written on right hand side। physical state, ये solid, ये liquid, रेट नहीं होनी चाहिए। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एरो, एरो के द्वारा ये सेपरेटेड किए होते हैं, कुछ नहीं है, बकवास है। अब यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन दी गई हैं जिनकी मैंने बस प्रैक्टिस कर रखी है। बहुत सारी इक्वेशन मैंने लिखी हुई हैं, इनमें मैंने बस इनके आंसर भी लिखे हुए हैं कि इवोल्यूशन गैस हुआ है, एंडोथर्मिक है, चेंज इन स्टेट है, जो भी हुआ है वो मैंने इसमें लिख रखा है। ये बस प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, टू टाइप्स होते हैं, स्केलेटन और बैलेंस। स्केलेटन वो होती है जो अनबैलेंस होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन जो बैलेंस होती है। सिंपल। एंड नाउ व्हाई इज द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज नेसेसरी। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जल्दी से मुझे बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है इन द कमेंट सेक्शन। आपको अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पता होगा तो आपको पता चल ही गया होगा बैलेंस ऑफ इक्वेशन नेसेसरी क्यों होता है। यहाँ पे भी कुछ प्रैक्टिस के लिए इक्वेशन दी गई हैं। स्केलेटन इक्वेशन है, उसको बैलेंस इक्वेशन बनाना है। दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखना, आप केमिस्ट्री के अंदर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट रहोगे, इसलिए प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गाइस काफ़ी ज़्यादा सब्र करने के बाद हम आ ही गए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो सबसे ज़्यादा सिंपल होती है। द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine and form a single product। 2 or more element combined and form a single product। सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मल में डिकम्पोजिशन इज प्रेजेंस ऑफ हीट, जिसमें हीट की प्रेजेंस होती है। फॉर एग्जांपल CaCO3 को हीट करेंगे तो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेकेंड है फोटोकेमिकल, जिसमें डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल AgBr को अगर ये लाइट के कांटेक्ट में आया तो Ag + Br में ब्रेक डाउन हो जाएगा। नोट है AgBr इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। Ag और Br इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी, इस पर क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फॉर एग्जांपल वाटर सबसे कॉमन जो सब जानते हैं।
अब हमारी नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट का पता चलेगा हमें रिएक्टिविटी सीरीज से। हमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना होगा, तो इसको हम याद करने का तरीका है, प्लीज़ स्टॉप calling me a careless jabra, instead try learning how copper, silver, gold, platinum. For example, CuSO4 plus Zn equals ZnSO4 plus Cu. इसमें हमें पता है कि जिंक देखो, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर की जगह ले ली, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया। Guys, अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस BSO4, इसमें बन गया Na2SO4 प्लस BaCl2। अब इसमें हम देख सकते हैं AB प्लस CD, इसमें A और D का कंपाउंड बनेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड C और B का कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पे BC क्यों नहीं बना, क्योंकि फर्स्ट हम पॉजिटिव को लिखते हैं, इसलिए पहले C लिखा गया और बाद में B लिखा गया, AD एंड CB। You can take screenshot। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब यहाँ पे नोट दिया गया है, समटाइम्स इन डबल डिस्प्लेसमेंट reaction a new insoluble ionic compound is formed. This ionic compound is called precipitate. Yes, displacement, double displacement reaction में precipitate, यहाँ पे activity 2 हमने देखी थी lead नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की, उसमें येलो precipitate फॉर्म हुए थे, वो भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल था। हमने पहले भी देखा था BaCl2 प्लस Na2, इसमें वाइट precipitate फॉर्म हुए थे, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही रिएक्शन है। नेक्स्ट हम करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तब उसको हम रिडॉक्स बोलते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। फर्स्ट हम करते हैं रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते ही पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी गई है, H2S प्लस क्लोरीन इक्वल का साइन है HCl प्लस H2। अब यहाँ पे देखते हैं कि किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, वो कैसे हुआ है। यहाँ पे S का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन के साथ ऐड था, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लोरीन अकेला था, अब इसमें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, इसलिए क्लोरीन का रिडक्शन हो गया है। रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे और सारी इक्वेशन है जिनकी मैंने प्रैक्टिस की हुई है, अगर आप भी करना चाहते तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नॉट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे इस रिएक्शन में हमने देखा था कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ था तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ था तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं जिसका ऑक्सीडाइज्ड हुआ हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को उसको बोलते हैं जिसका रिडक्शन हुआ हो, जो रिड्यूस्ड हुआ हो। फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस AgNO3 इक्वल CuNO3 प्लस Ag। अब इसमें यहाँ पे बता रखा ऑक्सीडेशन किसका हुआ है,
Cu. कॉपर का। रिडक्शन किसका हुआ है? सिल्वर। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमने आपको बताया था जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो वही रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल इसका अपोजिट। ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर का ऑक्सीडेशन था, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन, सिल्वर का रिडक्शन था, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात हुई थी। ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं? द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं K2SO4, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे हमें पता है पोटेशियम का चार्ज होता है +1। अब हमें x इसका निकालना है तो इसको मान लेते हैं x। और ऑक्सीजन का चार्ज हमें पता है क्या होता है -2। तो अब हम यहाँ पे 2 पोटेशियम है तो 2 × 1 प्लस हम इसका निकालना है x प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम है तो 4 × इसका चार्ज -2 इक्वल, हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे और इससे हमारा कैलकुलेशन करके x की वैल्यू आ जाएगी, यानी सल्फर का चार्ज आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। गाइस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों को एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा लूँ। अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट और आप इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैंने भले ही यहाँ पर आपको एक शॉर्ट रिवीजन करवा दिया हो, लेकिन आप जब तक खुद बुक में से नहीं पढ़ोगे आपको रिवाइज नहीं होंगे। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको पढ़ाई के अंदर बेस्ट होना है, तो आपको खुद भी रिवीजन करना होगा। सो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को नमस्ते। सेल्फ स्टडी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। बाय गाइस।